हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सब इस वीडियो में कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स जो कि हमारे क्लासिकल थिंकर में से एक हैं और उनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कार्ल मार्क्स के बारे में हम देखते हैं कि वो किससे संबंधित थे, यानी उनका जो पर्सपेक्टिव था वो क्या था सोसाइटी को देखने का। तो उनका जो पर्सपेक्टिव था सोसाइटी को देखने का वो कन्फ्लिक्ट था, यानी संघर्ष। वो सोसाइटी में जो भी चीज़ें देखते थे उसमें वो संघर्ष की दृष्टि से ही देखते थे। यानी जैसे फंक्शनल लोग हैं वो सारे सोसाइटी को देखते हैं एकदम की एक फंक्शन की तरह ही देखते हैं, लेकिन जो कार्ल मार्क्स थे वो सोसाइटी को फंक्शन की तरह नहीं देखते हैं बल्कि उसको कन्फ्लिक्ट के दृष्टिकोण से देखते हैं कि समाज में कन्फ्लिक्ट भी होता है, केवल फंक्शन नहीं होता है। देखिए कार्ल मार्क्स का जो ये कन्फ्लिक्ट थ्योरी बोल सकते हैं इसको हम, तो ये उनका जो कन्फ्लिक्ट थ्योरी है ये ग्रैंड थ्योरी है, यानी माइक्रो थ्योरी है। अब ये ग्रैंड या माइक्रो थ्योरी क्यों है? क्योंकि ये होल सोसाइटी का स्टडी करता है। कार्ल मार्क्स होल सोसाइटी को देखते हैं। अब कार्ल मार्क्स की इस थ्योरी को हम क्यों बोलेंगे कि ये एक ग्रैंड या मेटा थ्योरी है? क्योंकि कार्ल मार्क्स जो थे वो अपने एनालिसिस में इंडिविजुअल्स को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं बल्कि वो क्लास को इम्पोर्टेंस देते हैं, वर्ग को इम्पोर्टेंस देते हैं। यानी सोसाइटी में वो जो भी चीज़ें देखते हैं, जो भी प्रॉब्लम को देखते हैं वो इंडिविजुअल को लेके नहीं चलते हैं, वो पूरे सोसाइटी के जो भी वर्ग हैं वो वर्ग से प्रॉब्लम को देखते हैं। अभी जो ये कन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट हैं, यानी जो 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 संघर्षवादी सिद्धांत वेत्ता है, ये लोग स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। यानी सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उस पर फोकस करते हैं, लेकिन एज अ फंक्शन नहीं, एज अ कन्फ्लिक्ट। जो हमारे ये मार्क्सिस्ट हैं, यानी मार्क्स से रिलेटेड जो हैं या फिर जो मार्क्स हैं हमारे, ये सोसाइटी में कितने लोग खुश हैं इस पर कभी फोकस नहीं करते हैं, बल्कि ये इस पर फोकस करते हैं कि जो डिवीजन है सोसाइटी में, जो वर्ग है जो विभाजन है समाज में, उस पर इनका फोकस रहता है। देखिए मार्क्स के इम्पोर्टेंस पॉइंट को समझने से पहले हम मोटा मोटा उनके बारे में जान लेते हैं कि मेन उनका फोकस किस पे था। मार्क्सिस्ट जो हैं उनका जो फोकस था वो था अनइक्वल रिलेशंस पे। सोसाइटी में अनइक्वल रिलेशंस क्यों हैं? यानी ऊंचे नीचे का भेदभाव, वर्ग विभाजन जो है, अमीर गरीब या मालिक मजदूर, तो अनइक्वल जितने भी रिलेशंस हैं उन पर उनका फोकस था। और हमारे जो कार्ल मार्क्स थे, इनका फोकस मेन था, इनका टारगेट जो था, हम कह सकते हैं इनका टारगेट था चैलेंज करना किसको? जो रिच पीपल थे, जो रिच लोग थे, धनी वर्ग के लोग थे हमारे सोसाइटी में, उन पर इनका टारगेट था। और उसी को इन्होंने अच्छे से समझाया है हमें। और इसीलिए जो मार्क्सिस्ट थे या मार्क्स जो हमारे हैं, ये चैलेंज करते हैं सोसाइटी को। सोसाइटी को नहीं, सोसाइटी में जो धनी वर्ग के लोग हैं, जो रिच पीपल हैं, इनको चैलेंज करते हैं, इनको टारगेट करते हैं। मेन इनका टारगेट ये धनी वर्ग के लोग ही हैं, जो पूंजीपति हैं। और ये एनकरेज करते हैं सोशल चेंज को, सामाजिक परिवर्तन को ये बढ़ावा देते हैं मार्क्स। फिर वो सामाजिक परिवर्तन क्रांति के रूप में ही क्यों ना हो, वो इसको बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा देखिए जो कार्ल मार्क्स थे, इनका जो पर्सपेक्टिव है, इन्होंने कभी खुद से अपने पर्सपेक्टिव को कन्फ्लिक्ट नहीं बोला, बल्कि इनकी थ्योरी जैसी थी कि और अदर जो थिंकर्स थे उन्होंने इनको कन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट बोला, उन्होंने इनको ये नाम दिया कि ये कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से रिलेटेड है। तो आइए हम मार्क्स के जो मेन पॉइंट है उसको देखते हैं। सबसे पहले मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो 1818 में हुआ था, और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो 1883 में। तो हमारा पहला पॉइंट है निगेशन एंड निगेशन, नकार का नकार। ये इनकी जो अवधारणा है ये मार्क्स की है। कैश नेक्सस के बारे में मार्क्स और एंजिल्स ने दोनों ने बात की थी। एंजिल्स इनके दोस्त थे। उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर की बात की थी। अधिसंरचना अधोसंरचना की बात मार्क्स ने। एलियनेशन की बात की थी, वैराग्य या अलगाव, मार्क्स और हीगल ने।
परिवर्तन का द्वंद्वात्मक सिद्धांत मार्क्स ने दिया था। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात की थी मार्क्स ने। देखिए, जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है यानी डायलेक्टिकल मटेरियलिस्टिक, इसकी बात मार्क्स ने इस वर्ड को कभी यूज नहीं किया था अपने लिए, बस इस पर फोकस किया था। ठीक है। उसके बाद है हमारा मोड ऑफ प्रोडक्शन की इन्होंने बात की थी मार्क्स ने। एशियाई समाज को इन्होंने कई भागों में बांटा था। सोसाइटी को इन्होंने जो कई भागों में बांटा था उसमें एशियाई समाज की बात इन्होंने की थी। उसके बाद अल्पकालिक सर्वहारा, मार्क्स ने इस टर्म को यूज किया था। आर्थिक निर्धारणवाद, मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवाद कहा जाता है क्योंकि ये इन्होंने ज़्यादातर इनका जो मेन फोकस है वो इकोनॉमी पे ही है। ये हर चीज़ को समाज में, सोसाइटी में जो भी विभाजन है, वर्ग है, उसका मेन रीजन इकोनॉमी को मानते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद की इन्होंने बात की थी। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत इन्होंने दिया था। प्रबंधकीय क्रांति, इसको देखिए वेबलन, वेबर, मार्क्स ने भी दिया था। इसके अलावा वेबलन, बर्नहम, वेबर, इन लोगों ने भी दिया था। समाजीकरण का संरचनात्मक सिद्धांत पहले दरखाइम ने दिया था, फिर मार्क्स ने दिया था। और मार्क्स का जो सोसाइटी का जो सपना था, उन्होंने बताया था लास्ट में कि हमारा जो सोसाइटी है वो आगे चलकर कैसा होगा, तो वही है समाजीकरण का इन्होंने संरचनात्मक सिद्धांत दिया था कि सोसाइटी में वर्ग जो है वो एकदम समाप्त हो जाएगा और एक ऐसा समाज आएगा जिसमें जो वर्ग विहीन होगा, जिसमें कोई वर्ग नहीं होगा। अब देखिए, इनके ये जो कथन है वह व्यक्ति वर्ग की उपज है, ये मार्क्स ने कहा था। ऐसे इनके जो कथन होते हैं वो हम लोग को थोड़ा माइंड में रखना चाहिए, नहीं तो इनसे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये हम डीपली स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम ये बस मेन पॉइंट ऊपर ऊपर से देख रहे हैं और इसको शॉर्ट में समझ रहे हैं। देखिए, परिवार के ऐतिहासिक पक्ष पर लिखने वाले, मार्क्स ने भी परिवार के ऐतिहासिक पक्ष पर लिखा था। धर्म जनता के लिए अफीम है, ये किसने कहा था? ये मार्क्स ने कहा था। ये स्टेटमेंट कई बार पूछा है, धर्म जनता के लिए अफीम है, किसने बोला था? क्योंकि मार्क्स जो थे ये धर्म को बिल्कुल भी अप्रिसिएट नहीं करते थे, धर्म को बिल्कुल नहीं मानते थे, वो धर्म के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। समाज का आदिम एशियाई प्राचीन सामंतवादी पूंजीवादी के रूप में पंचवर्गीकरण मार्क्स ने किया था। मार्क्स ने जो समाज का वर्गीकरण किया था वो यही किया था। आदिम एशियाई प्राचीन सामंतवादी और पूंजीवादी 5 भागों में बांटा था। इसके अलावा मार्क्स ने उत्पादन की विधि और उत्पादन की शक्तियों के बारे में बात की थी। और मार्क्स ने बोला था कि जो हमारा अस्तित्व है, अस्तित्व से हमारे चेतना का निर्धारण होता है, ना कि हमारे चेतना से अस्तित्व का निर्धारण होता है। ये स्टेटमेंट किसका है? ये मार्क्स का है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मार्क्स ने दिया था, सरप्लस वैल्यू जिसे आप बोलते हैं। और मार्क्स हमारे जो हैं भौतिकवादी हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये बुक थी जो कि मार्क्स एवं एंजल्स ने मिलकर लिखी थी, बहुत फेमस बुक है इनकी। सामाजिक स्थिरीकरण का द्वंद्वात्मक सिद्धांत मार्क्स ने दिया था। देखिए, इसके बाद है हमारा परकीकरण, यानी जो हमारा एलियनेशन के बाद जो मार्क्स ने किया था अलगाववाद। तो अलगाववाद क्या था उनका? इस पे मतलब था जो पूंजीवादी व्यवस्था होती है, श्रमिक जो होता है वो अपने ग्रामीण पर्यावरण द्वारा उत्पादित वस्तु तथा अपने संबंधों से कटता जाता है। इस प्रक्रिया को मार्क्स ने परकीकरण कहा था। यानी जो श्रमिक होता है वो जब किसी फैक्ट्री में काम करता है और उससे उसका जो अतिरिक्त मूल्य होता है वो नहीं मिलता है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो अपने काम से, अपने आप से वो कटता जाता है। इसी चीज़ को मार्क्स ने अलगाववाद या परकीकरण कहा था। अब देखिए, जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर होते थे, कामगार वर्ग होते थे, उसको मार्क्स ने उन सबको सर्वहारा वर्ग से संबोधित किया था। यानी सर्वहारा वर्ग जो शब्द है ये किसने बोला था? मार्क्स ने बोला था। किसके लिए? जो कामगार वर्ग थे, यानी जो काम करते थे, जो मजदूर लोग थे। देखिए, मार्क्स ने परिवार के बारे में क्या कहा था कि परिवार जो है पूंजीवादी समाज का अवलंबन है।
देखिए, मार्क्स एवं एंजल्स ने कहा था कि परिवार जो है पूंजीवादी समाज की विशेषता है तथा इसी के कारण मध्यम से महिलाओं एवं बच्चों का शोषण होता आ रहा है। यानी इनका कहना था कि जो परिवार है पूंजीवादी समाज की विशेषता है और इसी कारण से महिलाओं और बच्चों का शोषण होता है परिवार की वजह से। देखिए, हमारे जो कार्ल मार्क्स थे ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सोसाइटी को मानते थे। अभी हमने पहले ही बताया कि ये पूरे सोसाइटी को देखते थे। इन्होंने राज्य की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व दिया। इन ये मतलब सोसाइटी की ही बात करते हैं, इन्होंने राज्य को कहीं इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया। इनका ये एक स्टेटमेंट है, धर्म हृदयहीन का हृदय है, ये मार्क्स ने कहा था। उसके बाद उत्पादन के साधन व्यक्ति की संस्कृति को पूर्ण रूप से निर्धारित करते हैं। यानी जो उत्पादन होता है वही जो मजदूर होता है उसकी संस्कृति को पूर्ण रूप से निर्धारित करते हैं। मजदूर ही नहीं बल्कि समाज में जो भी लोग हैं, जो उत्पादन के साधन है वही उनका संस्कृति निर्धारित होता है, ये मार्क्स ने कहा था। राज्य का नीतिपरक कार्य होता है, मार्क्स ने बोला था। उसके बाद परिवर्तन के लिए मार्क्स एवं वेबलिन ने प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक कारकों को उत्तरदायी ठहराया। मतलब इनका कहना था कि समाज में जो भी परिवर्तन होता है उसका मेन कारण क्या है, आर्थिक है। आर्थिक कारण है, हमारा जो प्रौद्योगिकी है, हमारी जो हमारे फैक्ट्री हैं, जो पूंजीपति वर्ग हैं, इन्हीं सब चीज़ों से ही हमारा जो समाज में परिवर्तन होता है। इसके बाद देखिए, मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन में वर्ग संघर्ष की भूमिका को महत्वपूर्ण माना। अर्थात जो सामाजिक परिवर्तन होता है उसमें वर्ग संघर्ष की भूमिका होती है। वर्ग संघर्ष हमारा जो मालिक और मजदूर दो वर्ग होते हैं, आगे चल के इन्हीं में इतना ज़्यादा संघर्ष हो जाता है, उसके बाद फिर क्रांति होती है और उसी क्रांति के बाद परिवर्तन आता है। इसीलिए मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन में वर्ग संघर्ष की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। इसके बाद देखिए, समाजशास्त्र में सबसे पहले विचारधारा यानी आइडियोलॉजी शब्द का प्रयोग मार्क्स ने अपनी पुस्तक जर्मन आइडियोलॉजी में किया था। और हर वर्ग की अपनी एक विचारधारा होती है। मार्क्स के अनुसार दो विचारधाराएं होती हैं, शासक विचारधारा यानी जो व्यक्ति आर्थिक रूप से शासन करता है, और दूसरा है क्रांतिकारी विचारधारा यानी जो शोषित या शासित वर्ग है। यानी सोसाइटी में जो दो वर्ग होते हैं, एक वर्ग जो हमारा होता है जो शासन करता है और एक होता है जो हमारा शोषित होता है। यानी जो मजदूर वर्ग होता है वो हमारा शोषित होता है और जो हमारा शासन करता है वो मालिक वर्ग होता है जो कि उन पे अत्याचार करता है। तो मार्क्स ने दो विचारधाराएं बताई थी वर्ग की। देखिए, मार्क्स यूटोपियन सोशलिज्म स्वप्न चिंती समाजवाद की विचारधारा से प्रभावित थे। यानी मार्क्स ने ऐसे समाज की कल्पना की थी जो वर्ग विहीन होगा। इसीलिए इसमें बोला गया है कि उन्होंने यूटोपियन सोशलिज्म स्वप्न चिंतनी समाजवाद की विचारधारा से वो प्रभावित थे। देखिए, आगे है, मार्क्स के अनुसार वर्ग उत्पादन के साधन के साथ संबंधित है। अर्थात उत्पादन के साधन के स्वामी का एक वर्ग, उत्पादन के साधन पर काम करने वाला दूसरा श्रमिक वर्ग। यानी जो उत्पादन होता है उस पे वर्ग का संबंध होता है। यानी उस पे जो दो वर्ग हमारे होते हैं समाज में, उन्हीं से वर्ग चलता है, वर्ग बनता है। एक होता है जब हमारा जो उत्पादन होता है उस पे जो एक मालिक वर्ग होता है उसका एक शासन होता है, और दूसरा जो हमारा श्रमिक वर्ग होता है जो कि उसका हक होता है उत्पादन के साधन पर, लेकिन वो उसे मिलता नहीं है। इसलिए मार्क्स ने बताया कि वर्ग जो है उसके उत्पादन के जो साधन हैं उस पे वर्ग का हक होता है, और ये दो वर्ग होते हैं, मालिक और मजदूर। और यहाँ देखिए, मार्क्स ने वर्ग की दो अवस्थाएं बताई हैं। पहला उन्होंने बताया था कि अपने में वर्ग या स्वयं में वर्ग। ऐसा वर्ग जो वर्ग चेतना से विहीन हो, बिखरे हुए श्रमिक, यानी जो श्रमिक होते हैं, जो मजदूर वर्ग होता है, उसका कुछ टाइम के बाद
अपने आप में उसका एक वर्ग बन जाता है, जिसको हम स्वयं में वर्ग बोलते हैं, जो कि बिखरे हुए होते हैं। और दूसरा अपने लिए वर्ग, उसके बाद ऐसा वर्ग जो वर्ग चेतना से युक्त हो, संगठित श्रमिक समूह। यानी जो पहला वर्ग हमारा होता है उसमें क्या होता है, जो हमारा श्रमिक होता है वो अर्ध समूह होता है, मतलब वो बिखरा हुआ होता है, उसको उसकी जो चेतना होती है वो जागी नहीं रहती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, उसको कुछ पता नहीं होता है कि उसका हक क्या है, जो मालिक है उसके साथ क्या धोखा कर रहे हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो उनमें वर्ग चेतना आती है, तो उसके बाद क्या होता है, जितने भी मजदूर होते हैं वो सब संगठित हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, संगठित श्रमिक समूह जिसको बोलते हैं। तो उनमें वर्ग चेतना आ जाती है, उनको समझ आ जाती है कि हमारा क्या हक है, हमारा हमारा जो मालिक है वो हमसे क्या धोखा कर रहा है। तो वो अपने हक के लिए लड़ते हैं और समाज में संघर्ष होता है दो वर्गों के बीच। देखिए सॉरी, मार्क्स जो थे उन्होंने वर्ग को कभी तार्किक रूप से परिभाषित नहीं किया, यानी उन्होंने वर्ग को कभी एकदम लॉजिकली नहीं बताया। उन्होंने कहा वर्ग से मेरा अभिप्राय व्यक्ति की जेब में पड़ी हुई पर्स से नहीं है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है इससे भी नहीं है। मेरा अभिप्राय अभिप्राय मात्र संपत्ति के संबंधों से है, यानी जो संपत्ति है, जो इकोनॉमी है, उसमें जो हमारे वर्ग हैं उनकी क्या हिस्सेदारी है, सिर्फ उनका मतलब उससे है। मार्क्स ने इसको दास कैपिटल में कहा था, क्योंकि मार्क्स इंडिविजुअल्स को नहीं देखते हैं। उनका मतलब नहीं है कि हाँ, समाज में कौन व्यक्ति गरीब है, कौन अमीर है, कौन खुश है, कौन नाखुश है, इससे उनका मतलब नहीं है। उनका मतलब बस इतने से है कि संपत्ति के संबंध क्या है। इसलिए मार्क्स ने कहा कि जिनके पास संपत्ति है वह एक वर्ग है और जिनके पास संपत्ति नहीं है वह दूसरा वर्ग है। इन्होंने सिर्फ किसके पास क्या है, किसके पास क्या नहीं है, सिर्फ इसका वर्णन किया हुआ है। इसके अलावा देखिए, जो वेबर थे उन्होंने संपत्ति स्थिति की भी बात की थी, यानी जो स्टेटस है, बाजार स्थिति की बात की थी वेबर ने। देखिए, मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहा जाता है। मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक कारकों पर बल दिया, लेकिन प्रौद्योगिकी पर अधिक बल दिया। मार्क्स का मानना है कि मनुष्य मुख्यतः एक उत्पादक प्राणी है। मनुष्य उत्पादन के लिए उत्पादन के साधनों को प्रयुक्त करता है। उन उत्पादन के साधनों से मनुष्य संबंधित होता है, इसे उत्पादन के संबंध कहते हैं। और यह दो प्रकार की होती है। पहला होता है स्वामी वर्ग, और दूसरा जो होता है कार्य करने वाला, यानी श्रमिक। मार्क्स के अनुसार उत्पादन के साधन और संबंध मिलकर उत्पादन की पद्धति बनाते हैं। मार्क्स ने उत्पादन की 6 पद्धतियां बताई हैं। पहला उन्होंने बताया आदिम साम्यवादी उत्पादन पद्धति। देखिए, इसमें उत्पादन के साधन कम विकसित होते हैं और उन पर सामूहिक स्वामित्व होता है, अर्थात सब लोगों के संबंध एक ही प्रकार के होते हैं। दूसरा उन्होंने बताया प्राचीन उत्पादन की पद्धति। जब उत्पादन के साधन सापेक्षता विकसित हो जाते हैं और दो उत्पादन के संबंध उदीयमान होते हैं, पहला स्वामियों की श्रेणी यानी मालिक, और दूसरा कार्य करने वाला यानी दास। तीसरा उन्होंने बताया था सामंतवादी उत्पादन पद्धति, मुख्यतः मध्यकालीन यूरोप में पाई जाती है। इसमें उत्पादक के साधनों का और विकास हो जाता है, और एक और सामंत होते हैं, दूसरी ओर अर्धदास होते हैं, यानी सामंत और अर्धदास, ये दो वर्ग आ जाते हैं। चौथा इन्होंने बताया एशियाटिक उत्पादन पद्धति। मार्क्स के अनुसार एशिया के समाजों में सामंतवाद के समानांतर एक उत्पादन की पद्धति प्रचलित थी, जिसे मार्क्स ने एशिया के उत्पादन की पद्धति कहा है। और पांचवा था पूंजीवादी उत्पादन पद्धति, जो कि हमारा आधुनिक युग में है, आज के समय में। इसमें क्रांतिकारी मशीनों का विकास होता है, वृहद स्तर पर पूंजी व श्रम के साधन होते हैं। इस पद्धति में बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है और बाजार के लिए उत्पादन होता है। और उसके बाद छठवा है समाजवादी साम्यवादी उत्पादन की पद्धति, जो कि मार्क्स ने स्वप्न चिंतन किया था कि आगे हमारा ऐसा समाज आएगा जो समाजवादी होगा। यह पद्धति दो अवस्थाओं में पाई जाती है। प्रथम अवस्था समाजवाद, उत्पादन के साधन एक ही प्रकार के होते हैं, अर्थात वर्ग विहीन, जैसा कि मार्क्स ने वर्ग विहीन समाज की कल्पना की थी।
वर्ग विहीन समाज में होता है। श्रमिक वर्ग की तानाशाही होती है और प्रत्येक को श्रम के अनुसार पारितोषिक मिलता है। यानी जो हमारा वर्ग विहीन समाज आएगा, जो कि मार्क्स ने कल्पना जिसकी की थी, उसमें वर्ग विहीन समाज होगा। उसमें श्रमिक वर्ग जो होंगे सिर्फ उन्हीं की तानाशाही होगी और जिसका जैसा श्रम होगा उसके अनुसार ही उसको उसका पारितोषिक मिलेगा, यानी उसे पुरस्कार मिलेगा, या फिर कह सकते हैं कि उससे उसका मूल्य मिलेगा। दूसरी अवस्था उन्होंने बताई थी, इस अवस्था में न केवल वर्ग विहीन समाज होता है बल्कि राज्य विहीन भी होता है। इस अवस्था में प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुरूप फल मिलता है। दूसरा इन्होंने राज्य विहीन कल्पना की थी, राज्य विहीन समाज की कल्पना की थी। ऐसा समाज होगा जिसमें कोई राज्य होगा ही नहीं। देखिए आगे मार्क्स का कहना है कि उत्पादन की शक्तियाँ या साधन सदैव विकासमान रहती हैं, लेकिन उत्पादन के संबंध सापेक्षता स्थायी रहते हैं। अर्थात वर्ग जहाँ के तहाँ बने रहते हैं, जिसके कारण एक प्रकार का द्वंद्व उत्पन्न होता है और वर्ग संघर्ष मार्क्स के अनुसार परिवर्तन की चालन शक्ति है। और जब वर्ग संघर्ष होता है तो समूची आधार संरचना बदल जाती है। मार्क्स के अनुसार अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। ये इन्होंने मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी में कहा था 1848 में। अब देखिए ये कुछ इनके बुक्स हैं। देखिए जैसे पहला है द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, जो कि 1947 में आई थी। मार्क्स प्रथम बार डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म यानी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म ऐतिहासिक भौतिकवाद के आधारभूत सूत्र को इसमें प्रस्तुत किया था। इन्होंने अधिसंरचना अधोसंरचना की बात की थी। अधिसंरचना यानी जो हमारा सुपर स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है, उत्पादन के साधन संबंध पद्धतियाँ तथा शक्तियाँ होती हैं। और हमारा जो सब स्ट्रक्चर होता है उसमें राजनीति, संस्कृति, संविधान, धर्म, शिक्षा तथा अन्य सामाजिक पक्ष होते हैं। अधिसंरचना सुपर स्ट्रक्चर है जो हमारा होता है वही सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। मार्क्स ने महत्वपूर्ण राज्य का सिद्धांत दिया। मार्क्स एंड एंजल्स के अनुसार राज्य का उद्भव व्यक्तिगत संपत्ति और उत्पादन के साधनों में विभेद के फलस्वरूप हुआ है। राज्य शासित वर्ग के शोषण तथा दमन के लिए शासक वर्ग के हाथों में एक औजार है, ऐसा मार्क्स ने बोला था। मार्क्स ने उत्पादन को मनुष्य का प्रकृति के साथ संघर्ष कहा है। मार्क्स ने भी उत्पादन के कारकों को 3 माना है, लैंड, लेबर और कैपिटल, यानी जमीन, पूंजी और श्रमिक। पूंजीवादी उत्पादन का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। मार्क्स ने इसी लाभ प्रणाली को सरप्लस वैल्यू कहा। यानी जो पूंजीवादी समाज में जो पूंजीपति होते हैं उनका मेन फोकस क्या होता है, बस उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना है। और जो कि श्रमिक होता है उसका जो हक होता है किसी वस्तु के उत्पादन में जो अतिरिक्त मूल्य मिलता है उसको भी वो अपने पास रख लेते हैं, उस श्रमिक को नहीं देते हैं। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बस लाभ कमाना चाहते हैं। और मार्क्स ने जो जिस समाज की कल्पना की थी उसमें उन्होंने कहा था कि सरप्लस वैल्यू जो होगा वो होगा ही नहीं, क्योंकि पूंजीपति होंगे ही नहीं, केवल श्रमिक वर्ग ही होंगे ऐसे समाज में। और मार्क्स ने ये भी कहा था कि जो समाजवाद होगा, यानी जो जिस समाज की कल्पना मार्क्स ने की थी उसमें अलगाव भी नहीं होगा। मार्क्स ने पूंजीपति वर्ग के 3 वर्ग बताए थे। उन्होंने देखिए पहला बताया था औद्योगिक पूंजीपति वर्ग, जो कि कारखानों से पैदा होते हैं और ये विकसित देशों में होते हैं। दूसरा उन्होंने बताया था वित्तीय पूंजीपति वर्ग, जो कि बैंकों से पैदा होते हैं और ये कैसे देशों में, ये समाजवादी देशों में पाए जाते हैं। तीसरा व्यापारिक पूंजीपति वर्ग, जो कि व्यापार से पैदा होते हैं और ये विकासशील राष्ट्र में पाए जाते हैं, जैसे कि इंडिया विकासशील राष्ट्र है हमारा। ये कथन इनका है धर्म आत्मविहीन दशाओं की आत्मा है, यह भी हम पीछे भी देख चुके हैं। इनका पूर्ण कथन इस प्रकार है, धर्म दमित प्राणियों की कराह है, या हृदय विहीन संसार की संवेदना है, या आत्मविहीन दशाओं की आत्मा है, यह जनता के लिए अफीम है। ये लाइन हम याद कर सकते हैं क्योंकि ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ये किसने कहा था। वस्तुतः मार्क्स ने धर्म की व्याख्या ईसाइयत के संदर्भ में की। मार्क्स के अनुसार धर्म की उत्पत्ति 2 प्रकार से होती है, प्राकृतिक आपदाओं के समक्ष, वर्गीय दमन के समक्ष। मार्क्स के अनुसार धर्म का वर्ग संरचना से संबंध यह है कि
वह उत्पन्न तो दमित प्राणियों के द्वारा किया जाता है और अंत में वह शासक वर्ग की विचारधाराएं बन जाती हैं और इस प्रकार धर्म असमानता को न्यायोचित ठहराता है। देखिए, सामाजिक परिवर्तन में धर्म की भूमिका मार्क्स ने बताया था। मार्क्स के अनुसार धर्म चूंकि एक विचारधारा के रूप में कार्य करता है, इसलिए यह समाज में चेतना लाता है, अर्थात इनकी चेतना जगाने का प्रयास करता है। मार्क्स के अनुसार आने वाले समय में धर्म का सामाजिक जीवन से लोप हो जाएगा और यह व्यक्तिगत रूप से अस्तित्व में रहेगा। ऐसा इस कारण होगा, पहला इन्होंने बताया समाजवाद में प्रौद्योगिकी विकसित हो जाने से प्रकृति के समक्ष बौनापन समाप्त होगा। दूसरा इन्होंने बताया वर्गीय दमन भी समाप्त हो जाएगा क्योंकि समाजवाद आएगा। संघर्ष से संबंधित मार्क्स की जो पुस्तकें हैं, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, द मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, तीसरा है क्लास एंड क्लास कन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो बहुत ज़्यादा वैसे भी लंबा हो चुका है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो आगे के पॉइंट हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा आपको, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।